और अब वक्त यूपी प्राइम का है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है और बीते 24 घंटों में कोरोना के 2049 मामले सामने आए। इस दौरान 2742 लोग ठीक भी हुए हैं, जिससे यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,487 हो गई। वहीं आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके लिए एसीएस सूचना नवरीत सहगल और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम सब लोगों को उनके सुझावों पे अमल करना चाहिए। हम लोग सावधानी बरतेंगे तो जो कई देशों में और अपने देश में भी कई जगहों पर जो फिर से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में अगर हम सब लोग सावधानी बरतेंगे तो कोरोना का संक्रमण का स्तर और नीचे आ सकता है। पुनः इसके बढ़ने की संभावना फिर नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोते रहिए, ये तीनों जैसे अभी बताया अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने, उसका हम सब लोगों को पालन करना है, उस पर अमल लाना है। जैसे आपको बताया उन्होंने, प्रदेश में कोरोना संक्रमण घट रहा है, मरीजों की संख्या भी अब घट रही है। इसी के साथ साथ हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं, कंटेनमेंट एरियाज भी कम हो रहे हैं। दोनों जगह कम हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग सावधानी बरतना छोड़ दें। सावधानी बरतें, सावधानी में ही भलाई है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चालू हों, उसके लिए अब इस समय लगभग 80% से अधिक उद्योग पूरी तरह से चालू हो चुके हैं। लगभग 52 लाख श्रमिक इन उद्योगों में कार्यरत हैं। उद्योगों में गतिविधि आगे बढ़े। जो विद्यमान उद्योग हैं, लगभग 4,35,000 एमएसएमई इकाइयों को 10,753 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त नए इकाइयां स्थापित करने पे भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने एमएसएमई एक्ट में परिवर्तन भी किया है। नया एमएसएमई एक्ट लाया है, जिसके अंतर्गत यदि कोई नई इकाई एमएसएमई की लगाना चाहता है तो वो समस्त, अगर उसमें कुछ प्रपत्र चिन्हित किए गए हैं, वो प्रपत्र दाखिल करने पर 72 घंटे के अंदर उन्हें उद्योग लगाने की अनुमति मिलेगी और उसके पश्चात 1000 दिन उन्हें किसी और अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल जितने उल्लिखित कागज हैं वो दाखिल करके 72 घंटे में उनको अनुमति जिलाधिकारी के स्तर पर दी जाएगी। इससे उद्योगों में, एमएसएमई उद्योगों की संख्या बढ़ रही है नए की। और इसी क्रम में बैंकों से जब टाई अप किया गया है तो बैंकों ने अभी तक 5,81,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,534 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। ये जो विद्यमान इकाइयां हैं उनको अतिरिक्त ऋण देने से और जो 5,81,000 इकाइयां हैं इनको नया ऋण देने से लगभग 25 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर केवल एमएसएमई सेक्टर में पैदा हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो हमारे राजकीय विभाग हैं, राजकीय संस्थाएं हैं, संगठन हैं, इन सब में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज की गई है। इसके साथ साथ ऐसे सरकार से अथवा बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित करके प्रारंभ किया जा सकता है, उन्हें भी प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं उनमें लोगों को सहायता दी जा रही है। जो बैंकों की अपनी स्वरोजगार की योजनाएं हैं उनके पास भी समुचित लाभार्थियों का चयन करके भेजा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक हमारे नागरिक जो रोजगार में नहीं लग पा रहे हैं वो स्वरोजगार में लगें। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2049 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,742 है। इस प्रकार आज ये 41वां दिन है जब लगातार प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में गिरावट आ रही है। जो हमारा 17 सितंबर का पीक था 235, अब उसकी तुलना में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस केवल
25,487 रह गए, अर्थात 42,748 केसेस की कमी आई है पीक से, जो कि लगभग 63% है। 63% एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस से में पीक के समय से अभी कमी आ गई है। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात संक्रमण विहीन होकर डिस्चार्ज किए गए, उनकी संख्या अब बढ़कर के 4,43,589 हो गई है और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 93% को भी कर गया है। रिकवरी का प्रतिशत अब 93.1% हो गया है। संक्रमित लोगों में से कुल 6,958 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में केवल कोविड से 18 मृत्यु रिकॉर्ड की गई। ये इतने कम लेवल पर मृत्यु पिछली बार 9 जुलाई को ये लेवल था, अर्थात 111 दिन के बाद इतनी कम मृत्यु देखने को मिली है। कल प्रदेश में 1,54,450 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल 1,44,31,272 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। अक्टूबर के महीने में प्रदेश की जो पॉजिटिविटी का रेट है, जब हम टेस्ट करते हैं उसमें से कितने केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं, उसके आधार पर हम केस पॉजिटिविटी रेट निकालते हैं। तो प्रदेश की पॉजिटिविटी का रेट अक्टूबर में घट करके मात्र 2% चल रहा है। इस समय जो हमारे 25,487 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, इनमें से 11,348 होम आइसोलेशन में हैं, अपने घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और अब तक कुल मिलाकर के 2,68,208 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर चुके हैं। इनमें से 2,56,860 अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण भी कर चुके हैं। प्रदेशवासी संक्रमण काल के दौरान सूझबूझ दिखाते हुए ई संजीवनी पोर्टल का निरंतर उपयोग कर रहे हैं और घर बैठे डॉक्टरों की सलाह वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर या अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर रहे हैं। कल भी प्रदेश में 2,953 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक 1,68,589 व्यक्ति ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर डॉक्टरों की राय, चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार दौरे पर रहे, जहां सीएम ने कई सभाओं को संबोधित किया, विपक्ष को घेरा और कहा अगर विकास हो रहा है तो सिर्फ एनडीए। तो मुख्यमंत्री आज मैं आपके बीच इसीलिए आया हूं, बिहार में जंगल राज पैदा करने वाले लोग एक बार फिर से आप लोगों को रोजगार का झुनझुना दिखा करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। आप सब जानते हैं ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने 15 वर्ष पहले गरीब को मकान, गरीब को विद्युत कनेक्शन, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा, गरीब को खाद्यान्न देने की बजाय ये तो नहीं दे पाए, लेकिन भाइयों बहनों, मूक पशुओं के चारे को भी जो लोग हजम कर गए हों, वे लोग आज रोजगार का झुनझुना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी किया, याद रखना, देखिए अब एक बात को मेरे याद रखना चाहिए, देश के अंदर जो संस्कार है जो आते उसकी खराब होते हैं, वे जल्दी सुधरती नहीं है। ये लोग जो आप झुनझुनाहट कर रहे हैं लोगों को नौकरी और रोजगार, इनसे पूछना चाहिए उससे पहले 15 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, आज से 15 वर्ष पहले जब 15 वर्षों तक उन्हें शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब उन्होंने क्या किया था, तब क्या किया था। कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक बिहार के अंदर शासन किया, तब कांग्रेस ने क्या किया था। भाइयों बहनों, विकास में कोई बाधक है
तो अब बाधक है जातिवाद की राजनीति, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर राजनीति। अगर हमें विकास और हर एक चेहरे पर खुशहाली लानी है, इन नौजवानों के जीवन को और इनके जीवन को मंगलमय बनाना है, समृद्धिमय बनाना है, तो हमें जातिवाद की राजनीति से, क्षेत्र और मत मजहब की राजनीति से ऊपर उठ करके कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा और जिस दिन हम इस मजबूती के साथ आगे आने का कार्य करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कोई आपका फिर शोषण नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। नहीं तो जाति और मजहब की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कहीं पर किसी माफिया को पनपाती है, कहीं पर किसी अपराधी को पनपाती है, और ये अपराधी और माफिया अंत में जनता का, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इनको कभी नहीं पनपने देना। हमने तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही नारा लगाया है, एक ही कार्य हो रहा है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अगर कोई अपराध करेगा, अपराधियों को संरक्षण देगा। किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी का संपत्ति को जबरन का कटेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी करो। भाइयों बहनों, जितनी सख्त कार्रवाई अपराधियों के प्रति हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो स्वयं अपराधियों के सरपरस्त हों वे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? याद करिए, मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर राजनीति की धुरी को बदला है। आज भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, इसलिए क्योंकि मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के पास है। ये जातिवाद की राजनीति पूरे बिहार को पूरी तरह पीछे करने का कार्य की थी और सुशासन और विकास के मार्ग पर जिस बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आगे बढ़ा रही है, इसी में बिहार का भी कल्याण है, यहां के नौजवानों का भी कल्याण है। याद करिए आज बिहार के अंदर किस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई, पूरे देश के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। 1947 में देश आजाद होता है और 2014 तक देश के अंदर गरीबों के लिए मकान नहीं, गरीबों के लिए रसोई गैस के सिलेंडर नहीं, गरीबों के लिए उपचार की व्यवस्था नहीं, गरीबों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा देखने को नहीं मिलती थी जिसके बारे में कहा जाए कि गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनसे मीडिया ने पूछा क्या आपका एजेंडा होगा, उन्होंने कहा कि मेरा एजेंडा तो पहले से है, सबका साथ और सबके विकास का है। एजेंडा सबका साथ और सबके विकास का है। लोगों की समझ में नहीं आता था कि क्या है सबका साथ सबके विकास का, लेकिन जब एक एक करके योजनाएं बनती गई, पहला काम हुआ जनधन अकाउंट में हर गरीब का बैंक में खाता खुल जाना। भाइयों बहनों, कितना बड़ा कार्य कोरोना कालखंड में इन खातों ने किया है। याद करिए, इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वे कहा करते थे 100 रुपये भेजता हूं, नीचे केवल गरीब के खाते में 10 रुपया जाता है, 90 रुपये बिचौलिए और उनके दलाल खा जाते थे। कांग्रेस लाचार थी क्योंकि दलालों से घिरी हुई थी, भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब का बैंक में खाता खुलवा करके कह दिया, एक गरीब के लिए अगर 100 रुपये भेजूंगा तो 100 रुपया सीधे उस गरीब के खाते में जाएगा, इसमें कोई बीच में बिचौलिया या भ्रष्टाचारी डकैती नहीं डाल पाएगा। यह है परिवर्तन। इस देश के अंदर चली आ रही जातिवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने जाति की दूरी को बदलने का कार्य किया। देश के अंदर राजनीति का आधार जाति, मत और मजहब नहीं होगा। देश के अंदर राजनीति की दूरी का आधार गांव होगा, किसान, नौजवान होगा, महिलाएं,
हमारा नौजवान होगा, हमारा बहन होगा, हमारी माएं बहनें होंगी, हमारा नौजवान की ऊर्जा देश में लगेगी। आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा इसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब हम लोग देखते ही देख 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था, जनधन अकाउंट धारी प्रत्येक माताओं के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त 2000 की राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था। ये प्रक्रिया निरंतर चली और बिहार चंपारण का क्षेत्र हो, सिवान गोपालगंज का क्षेत्र हो, ये तो सब उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जब लॉकडाउन के दौरान हमारे भाइयों को महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से वहां पर अपने रोजी रोजगार को छोड़ करके अपने घर वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो भाइयों बहनों, भले ही महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर रोटी न मिली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे सम्मान के साथ हर घर वासियों को और बंगाल और झारखंड वासियों का सम्मान करने का कार्य हुआ। लोग मुझसे पूछते थे कि आखिर आप इतना क्यों मेहनत करना चाह रहे हैं, आपकी सरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही है? मैंने कहा देखो, मोदी जी ने कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। दूसरा, बिहार का व्यक्ति हमारे लिए परदेसी नहीं, वो तो हमारा आदमी है, क्योंकि मां सीता के मायका का जो व्यक्ति है तो हमारा वो अपना नागरिक है, अपना व्यक्ति है, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आते ही भोजन का पैकेट मिलना, उत्तर प्रदेश में आते ही उसको रुकने की व्यवस्था होना, उत्तर प्रदेश में आते ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, देश के अंदर जाति मत और मजहब की राजनीति ने देश के विकास को अवरुद्ध किया है, देश के सम्मान को रौंदा है, और आज आवश्यकता है हमें देश के अंदर विकास में अवरुद्ध और देश के सम्मान को रौंदने वाले इस प्रकार की किसी भी विकृति को फिर से नहीं पनपने देना है। और जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। इसे लेकर आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि उपचुनाव में बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। मल्हनी विधानसभा सहित प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर से विजयी होने की पूरी संभावना है। हम लोगों ने सर्वे किया, हमने संगठनात्मक अभियान चलाया, इससे विजय की पूर्ण संभावना। हम तो चाहते बसपा, सपा, कांग्रेस फूट पड़ जाए, सब खत्म हो जाए। भाजपा में तो फूट नहीं है ना। 2 गज की दूरी क्या नहीं है जरूरी? ये तो पहले मैं बता चुका हूँ। नहीं लगा था 2 गज की दूरी निरंतर जरूरी, मास्क जरूरी। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने प्रदेश में बिजली के बिलों की दरों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर यूपी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने कहा, स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के साथ लूट हो रही है। इन स्मार्ट मीटर से 30% ज्यादा बिल आ रहा था। यूपी सरकार हर 6 महीने बिजली का बिल बढ़ा रही है, हर 6 महीने में, लेकिन बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रही। गलत आए हैं और जिनके भी बिल के बकाये के नाम पर एफआईआर जिनके खिलाफ हुई है, वो सब लोग फोन करके हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं 9415026845 पे। हम कलेक्ट करेंगे ऐसे सारे मामले को, और ये जो आज लखनऊ का है, ऐसे ही सभी जिला अध्यक्षों को पूरे प्रदेश में हम लोग अभियान चलाएंगे, जिसके खिलाफ बिजली का बिल बकाया नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है, या जिसका बिल ज्यादा आ गया है, या जिसके बिल में कोई घोटाला या गड़बड़ी है, उसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिस पे संपर्क करके लोग अपना बिल हमारे पास ला सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा
जो 30% ज्यादा वसूली की गई है पिछले 1-2 साल से ये स्मार्ट और फर्जी मीटर के नाम पर, ये सारा पैसा वापस किया जाए और जिनकी देखरेख में ये मीटर लगाए गए हैं, खरीदे गए हैं, जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, सबको कालर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। अभी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद चल रही है और एक टीवी चैनल ने उसको लेके कंप्लेंट मांगी। 14,000 शिकायतें 48 घंटे के अंदर चैनल पे आ गई। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां अतरौली थाना क्षेत्र के बिरोली में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से कई 10 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। इस वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी ग्रामीण शुभम पटेल पहुंचे, जिन्होंने बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा किया। दिनांक 28 को सुबह लगभग 9:45 बजे ये एक घटना है जो पुलिस को सूचना आई है, जिसमें एक ज्वेलर्स की दुकान पर उन्होंने बताया कि 3 अज्ञात बदमाश जो मोटरसाइकिल पर सवार थे वो आए और उनकी दुकान से एक जो उनके पास 2 थैले थे वो उनसे लूट कर ले गए। कितने ज्वेलरी होगी? जैसा कि वादी ने बताया है कि उसमें लगभग 10 से 12 किलो जो प्रारंभिक अभी पूछताछ में इन्होंने बताया है, इतना उसमें चांदी के आभूषण थे। और पुलिस की टीमें चारों तरफ से नाकाबंदी में लगी हुई हैं और हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देख रहे हैं और जो इलाके के पुराने क्रिमिनल्स हैं उनके लिए भी जांच जारी है, उनकी क्या इस समय स्थिति है। तो पुलिस अपना कार्य कर रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। ओरिजिनल से बीएसपी सांसद मलूक नागर और उनके भाई पूर्व मंत्री लखीराम नागर के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और नोएडा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। नोएडा पुलिस की 50 टीमों ने अलग अलग जगहों पे छापेमारी की। नोएडा के सेक्टर 55 कोठी पर भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान आयकर विभाग की टीमों ने कई फाइलों को अपने कब्जे में लिया। इस वक्त मौजूद है नोएडा के सेक्टर 55 में बिजनौर के बीएसपी के पहले बार चुने गए सांसद मलूक सिंह नागर के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो मकान है जिस मकान के अंदर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं कई जो टीमें हैं यहाँ पे मौजूद है, कई इसमें आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और कई 50 से अधिक यहाँ टीमें बनाई गई हैं जो इनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताते हैं कि जो मलूक सिंह नागर है वो पेशे से बिल्डर भी हैं और आय से अधिक संपत्ति होने के कारण और यहाँ पे जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है इनकम टैक्स नोएडा से वीडियो मोदी साथ न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़।